इंशाल्लाह इसके बाद मसला नहीं होगा। सर तो जनाब हम लोगों ने अब तक रिकॉर्डिंग जो बात की उसमें हमने डेंसिटी और प्रेशर का चैप्टर शुरू किया, उसमें हमने मास के बारे में बात कर ली, उसमें हमने वेट के बारे में जिक्र कर लिया, उसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली, और अब हम चले गए डेंसिटी की तरफ, वॉल्यूम को डिस्कस करते करते। हम जब वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो हमने वॉल्यूम के अंदर ये कहा कि वॉल्यूम रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, वॉल्यूम इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो अगर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने को हमें कह दिया जाए, ठीक है, तो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डायमेंशंस मेजर करनी पड़ती हैं और जो उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला होता है वो लगा देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, तो जैसे आपको पता है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट में वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, ये लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो मेथड हम यूज करते हैं लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो यूज होता है। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है भाई कि आप खाली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालते हैं V1, फिर आप निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस ऑब्जेक्ट, उसको सबमर्ज करके V2 हो जाता है कि भाई ये कंटेनर था, ये लिक्विड था आपका खाली, आपने जब ऑब्जेक्ट डाला तो लिक्विड बढ़ गया वॉल्यूम उसका, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता था वो V2 माइनस V1 से निकल आया करता था। ये सीधा सीधा आपके पास एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का तरीका होता था। ये पाई स्क्वायर H लिख रहा था लेकिन उस पर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये सिलसिला था आपके पास। तो वॉल्यूम भी आप इस तरह से रेगुलर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं डेंसिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक, कि डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है, किस तरह से उसको हम डील कर रहे हो। अच्छा देखो, डेंसिटी से रिलेटेड एक बात जो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, if you define density, density is the mass per unit volume. See, it is the mass per unit volume. ये वैल्यू आपको एक सब्सटेंस के अंदर ये बताती है कि ये सब्सटेंस कितना कॉम्पैक्ट है, इसमें कितना मास कितना स्मॉल एरिया के अंदर फिल करा हुआ है, स्टफ हुआ हुआ है। ठीक, तो डेंसिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, it tells how compact your substance is, that is how much mass is stuffed in a given volume. गिवन वॉल्यूम में आपने कितना ज्यादा मास जो है वो भर के रखा हुआ है उसमें। तो डेफिनेशन इसके फॉर्मूले के तहत ही है, तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है जो डेंसिटी के लिए आप यूज करते हैं। अच्छा, ये है एक फॉर्मूला, समझ लो कि प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी का ना। लेकिन अगर आपके पास कोई मिक्सचर आ जाए, इफ द सब्सटेंस इज अ मिक्सचर, if the substance is a mixture of two liquids, सही है, और सॉलिड एंड लिक्विड, तो उस केस में किया ये जाता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक कंटेनर ये रहा,
ये हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं। इन तीनों कंटेनर के अंदर हमने एक अलग अलग टाइप का लिक्विड जो है वो फिल कर दिया। एक में एक लिक्विड है, दूसरे में दूसरा लिक्विड है। सही। अब अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करता हूँ, देखो इसका मास m1 होगा, सही है, और इसका मास m2 होगा। जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा कुछ ना कुछ तो बन के सामने आ ही जाएगा। मेरे पास एक नया ये सब्सटेंस कई भी क्वांटिटी बन के सामने आ गई। अब देखो जो इसका मास है, सही, ये मास m1 और m2 का सम है, लेकिन जिस तरह इनका वॉल्यूम था v1 और v2, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा, इट्स नॉट नेसेसरीली टू बी इक्वल टू v1 प्लस v2। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि इसका वॉल्यूम जो है वो v1 प्लस v2 के बराबर है। आमतौर पे इसका वॉल्यूम v1 और v2 से कम होता है इन रियलिटी। see, वॉल्यूम विल बी लेस देन v1 एंड द सम ऑफ v1 एंड v2। इसकी वजह ये होती है कि जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो ना, तो मॉलिक्यूल साइज के मुताबिक और मॉलिक्यूल्स के दरमियान के गैप के मुताबिक एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अगले सब्सटेंस के गैप्स के दरमियान में जाके एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो जब एक सब्सटेंस के गैप मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के दरमियान में जो मॉलिक्यूल का गैप होता है उसमें फिक्स हो जाते हैं, तो वो वॉल्यूम बढ़ाते नहीं है। सही, वो उतना ही तक, उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर एक का 10 और एक का 15 तो समीशन होगा 25, वो हो जाता है समीशन 24, 23। ये होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स गैप्स में एडजस्ट हो जाते हैं। तो जो वॉल्यूम है, सही, इसका वॉल्यूम इट इज नॉट नेसेसरी that the sum is equal to v1 plus v2। ये जरूरी नहीं है, सही? और इसका रीजन मैंने आपको दिया, molecules of both liquids adjust gaps between one another। सही। तो जनरली वॉल्यूम जो होता है इट इज लेस देन v1 प्लस v2। आमतौर पे ये समीशन के नीचे होता है, इसीलिए एग्जामिनर जब भी कभी एक मिक्सचर की डेंसिटी निकालने का सवाल देगा, वो कभी भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने, मतलब वॉल्यूम के दोनों वॉल्यूम्स बता के, और आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आप फाइनल वॉल्यूम निकालो। तो उसने इनिशियल दोनों सब्सटेंस का वॉल्यूम बोल दिया फाइनल वॉल्यूम निकालो, वो ये नहीं करेगा। वो आपको वॉल्यूम दे देगा मिक्सचर, हाँ मास नहीं देगा। मास आपसे निकलवा सकता है, और मास निकलवाने के लिए वो ये भी कर सकता है कि आपको दोनों सब्सटेंस की डेंसिटीज दे दे, डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 दे दे, और वॉल्यूम दे दे, और आपसे m1 और m2 निकलवा ले। वो ये जरूर कर सकता है। तो सर जरूरी है वॉल्यूम बस कम ही हो, बढ़ नहीं सकता? बढ़ेगा कैसे, मतलब समीशन से ज्यादा कैसे हो सकता है? नहीं मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा भाई मॉलिक्यूलर स्पेस, अगर पूरे पूरे सब्सटेंस इमिसिबल लिक्विड है, मिसाल ले लो, द वर्स्ट केस सिनेरियो ये है ना, लिक्विड मिक्स ही नहीं हुआ, इमिसिबल, एक के ऊपर दूसरा तैर रहा है, तो वो जो वॉल्यूम ओवरऑल बनेगा वो इन दोनों के सम के बराबर बनेगा। उससे ज्यादा होने का चांस कैसे हो सकता है कि मिक्स करके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएं? ऐसा थोड़ी होगा। वो तो फिर एक ही केस बन सकता है, शायद एक लिक्विड अगले लिक्विड का हाइड्रोफोबिक हो, वो शायद उस वक्त हो जाए, वो भी मुश्किल केस है। हीट करने से नहीं बढ़ेगा? यार हीट करने पे फिर तो लाजमी सी बात है ना, फिर तो सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, फिर तो डेंसिटी भी चेंज हो गई ना। मैं हीटिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ कि आप मिक्स कर रहे हो उस चीज को।
हीटिंग इज समथिंग एल्स, हीटिंग तो डोमेन ही अलग है ना। फिर हीट करने में तो फिर इस चीज की बात थोड़ी कर सकते हैं, मिक्सिंग की थोड़ी बात कर सकते हैं। मिक्सिंग अलग है, हीटिंग अलग है। ऐसा किसने कहा भाई कि मास ऑफ लिक्विड वॉल्यूम के बराबर होता है? ऐसा कभी भी नहीं है। मास ऑफ लिक्विड वॉल्यूम के बराबर क्यों होगा? मास ऑफ लिक्विड मास है, उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम है। हो सकता है वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब हो, मास 5 किलोग्राम हो जाए। मास का ताल्लुक वॉल्यूम से, मतलब इस तरह से थोड़ी है कि मास और वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगी। मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाता फिर तो डेंसिटी का फायदा क्या था? डेंसिटी हर तरफ वन ही आती, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ले लो बनाती। मास और वॉल्यूम इक्वल होते हैं हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कभी आप मिक्सचर की डेंसिटी निकालोगे तो मास का तो सम कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम और मिक्सचर अलग से बताया जाएगा। और मास वन और मास टू जो है वो डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाले भी जा सकते हैं। मतलब अगर एग्जामिनर ने आपको नहीं दिया M1 M2 डायरेक्टली, तो आप M1 जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हो, और M2 उसकी डेंसिटी और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। दोनों को अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये यूजुअली अक्सर सवालों में आता है। फिर एक अगली चीज है जो कि हम एज अ वेल वर्स्ड फैक्ट अपने जहन में रखते हैं। A less dense substance floats आसान हो जाए कि नहीं बताता। अच्छा, तो हम ये वेल स्टेटमेंट, बहुत पुरानी स्टेटमेंट ये है, और फैक्चुअल स्टेटमेंट कि भाई लेस देन सब्सटेंस फ्लोट्स ऑन अ मोर देन सब्सटेंस। अब हम इसके पीछे की साइंस जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे जाके, और वो साइंस जो है वो कहलाती है अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट। अपथ्रस्ट के कॉन्सेप्ट से आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से पता चलेगा कि अच्छा ऐसा क्यों होता है कि एक लेस डेंस सब्सटेंस जो है वो एक मोर डेंस सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट करने का काम। तो अब जरा यहाँ से डेंसिटी से ड्रिफ्ट होके चलते हैं प्रेशर की जानब। प्रेशर पर हम कुछ बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में हमारे पास इसमें। देखिए जब आप प्रेशर की बात शुरू करते हैं तो प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहली चीज की डेफिनेशन आती है, इट इज द फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। जहाँ फोर्स लग रही है और जिस एरिया पे लग रही है
उसका जो रेशियो है वो आपको प्रेशर बता रहा होगा, और प्रेशर जो है वो असल में डिस्ट्रीब्यूशन बताता है फोर्स, इट टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। It tells you about the distribution of force on the area of at which it is applied. जिस एरिया पे उसे अप्लाई किया गया फोर्स को, तो पर यूनिट एरिया आपके फोर्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन गई। ये मिसाल ऐसी है कि आपने एक बॉक्स लिया है, सही, और उस बॉक्स को किसी सरफेस पे आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब लाजमी सी बात है इस ब्लॉक का अपना कोई वेट होगा, सही, और इसका अपना एक स्पेसिफिक एरिया है जिसके ऊपर ये लग रहा है। मतलब अगर मैं इसका एरिया देखूं तो डॉटेड में बना देता हूं, ये इसका एरिया जिसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा होगा, सारी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो प्रेशर ये बताता है कि आपकी जो फोर्स है वो इस एरिया पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इट टेल्स यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। अगर एरिया ज्यादा होता है तो इसका मतलब फोर्स थोड़ा 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 हर हिस्से पे आ रही हो, और अगर एरिया कम कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि सारी फोर्स आपने एक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक रीजन में कंसंट्रेट कर दी। इसीलिए फॉर्मूला भी जो प्रेशर का निकलता है वो इसी बात को समझाता है, फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स कितने एरिया के ऊपर, सही। और इस चीज को अप्लाई करते हुए एक बात अपने जहन में जरूर रखना कि फोर्स एंड एरिया must be perpendicular to each other. आपका फोर्स और जिस एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है, दे मस्ट बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद वन अनदर। जैसे अभी है फोर्स वर्टिकल है, वेट और एरिया जो है वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एरिया के साथ इसका एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है। क्लियरली दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 200 न्यूटन है और जो एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस वक्त इसका प्रेशर डिटरमाइन करूं, फोर्स अपॉन एरिया लगा तो 200/20 ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया there is a force of 10 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये 200 न्यूटन ऐसे डिवाइड हुआ है। जब एरिया ज्यादा होता है ना तो फोर्स छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर मैं यही काम रिवर्स करके करता कि मेरे पास इसी वेट का एक मिसाल के तौर पे कोई इस तरह से कोई शोपीस टाइप का होता जिसका एरिया कम होता, उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा एरिया इसका, वेट वही है 200 न्यूटन, लेकिन एरिया छोटा हो गया। अगर मैं इसका एरिया देखूं तो बस ये एरिया है, सही। तो फोर्स तो मेरे पास है वेट की 200 न्यूटन, लेकिन इस बार जो मेरा एरिया बन रहा है जिसके ऊपर ये फोर्स पूरी पूरी अप्लाई हो रही है, वो एरिया लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने रिड्यूस करके कर दिया 5 सेंटीमीटर। एरिया हमने कम कर दिया जहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, पहले हमारे पास 20 था, अभी हमारे पास ये 5 हो गया। तो अब अगर हम प्रेशर की बात करेंगे फोर्स अपॉन एरिया अप्लाई करके तो 200 न्यूटन फोर्स, लेकिन अब वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे आ गई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब ये है कि ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया
देयर इज अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे 40 न्यूटन की फोर्स आएगी, 40 न्यूटन की फोर्स बेयर कर रहा है वो एरिया। अब लाजमी बात है एरिया कम था, हर हिस्से में ज्यादा फोर्स गई, इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है उस सरफेस के ऊपर, इंडेंटेशन जनरेट होने का चांस ज्यादा है। नीडल में हमेशा यही देखा जाता है ना कि भाई इसकी टिप पॉइंटेड बनाई जाती है ताकि जितनी फोर्स हो सारी एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाए और उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाए। मतलब प्रेशर की वजह से ऐसा लगेगा जैसे उस एरिया के ऊपर पता नहीं कितनी फोर्स लगा दी गई। तो प्रेशर आपको हमेशा फोर्स की डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। बाकी अगर लॉजिक को देखना है कि भाई 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, तो भाई अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस रखी हुई है और इस पर आपने ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, तो जो इसका वेट होगा पूरा पूरा वो आप यूज करेंगे और जितना एरिया है वो यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी सरफेस इंक्लाइन हो जाती है सही, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और आपका यही ब्लॉक जो है वो अब यहाँ मौजूद है, सही। तो इस केस में वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, लेकिन आप वेट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वेट आपके एरिया से 90 डिग्री नहीं है। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने वेट का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दिस कंपोनेंट थीटा। तो W cos 30 डिग्रीज जो है ये कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा होगा एरिया निकाल प्रेशर निकालने के लिए इस एरिया के ऊपर, W cos 30। तो यहाँ पे जब आप प्रेशर निकालेंगे W cos 30 अपॉन ए, इधर जब प्रेशर निकालेंगे तो W अपॉन ए होता है। ये बात समझ में आई? इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है हमें, अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो एरिया कंपोनेंट है वेट का वो कंसीडर करना पड़ता है, पूरी वेट को इस्तेमाल नहीं कर लेना कभी। ये तो हमने एक जनरल बात कर ली फोर्स। तो मुझे एक बात ही बताइए, जो प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, ये किस स्टेट ऑफ मैटर के लिए, ये सॉलिड के प्रेशर के लिए, लिक्विड के प्रेशर के लिए, गैस के प्रेशर के लिए? या कोई दो स्टेट्स भी हो सकते हैं, वैसे सॉलिड लिक्विड पे लगेगा सर, लिक्विड गैस या सॉलिड गैस, ये तीनों पे लग सकता है सर, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है रुपया, तो ठीक है शमाइल। हाँ रजी, आप दोनों बाकी हैं, आप दोनों को क्या लगता है जो फॉर्मूला है ये सॉलिड लिक्विड गैस किन किन का अप्लाई हो सकता है? हाँ सवाल सिंपल सा है कि जो प्रेशर का ये फॉर्मूला है P इक्वल एफ अपॉन ए, ये किस स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर अप्लाई होता है प्रेशर निकालने के लिए? सॉलिड का प्रेशर, लिक्विड का, गैस का, या कोई दो स्टेट्स ऑफ मैटर पे लग सकता है, या तीनों के लिए वैलिड है? ये पूछा मैंने सवाल।
ठीक है। हाँ भाई रजी साहब, कहाँ गुम हो गया तुम? नेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हो तो तुम यहीं वैसे। जी सर, सवाल का जवाब दो ना, जो सवाल पूछे। ये दोबारा रिपीट कर दें। क्या सो रहा था क्या लड़के? सवाल ये है कि प्रेशर का जो एक फॉर्मूला है भाई, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, ये किस स्टेट ऑफ मैटर के लिए बनाया गया है? सॉलिड सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड, गैस, या तीनों, या दोनों? कोई दोनों, एक सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड। भाई ये तीनों स्टेट्स के लिए वैलिड है, क्योंकि मेरे बच्चे ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, हमारी डेफिनेशन से निकला है प्रेशर के ये। आपका प्रेशर सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, या गैस का हो, ये फॉर्मूला तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पे इक्वली वैलिड है, किसी एक के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। आपका लिक्विड का फॉर्मूला इसी से निकल गया है, अभी आप देखोगे लिक्विड का फॉर्मूला इसी से बना है। आपका गैस का प्रेशर अगर आप समझाना चाहो तो आप इसी से समझाते हो, लेकिन उसके लिए कोई दूसरे फॉर्मूले इसलिए डिजाइन किए गए क्योंकि गैसेस की टर्म्स में प्रेशर और वॉल्यूम ज्यादा आसान हो जाता है, मतलब वॉल्यूम की टर्म्स में बात करना ज्यादा आसान होता है बनस्बत एरिया की टर्म्स में, इसलिए गैसेस के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट रखा गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग सकता है वहाँ। अगर मैं आपको ये बता दूंगा गैस कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है और कितने एरिया पे एक्सर्ट कर रही है, तो आप गैस का प्रेशर इस फॉर्मूले से आसानी और करेक्ट तरीके से निकाल सकते हो। दिस फॉर्मूला equal F upon A is equally valid for all the states of matter. अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी due to the collision of air molecules with it। एयर मॉलिक्यूल्स या वो सरफेस के साथ कोलिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस कोलिजन की वजह से जो रिजल्ट निकलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो कोलाइड करते हैं सरफेस से, सरफेस पे कोलिजन की वजह से वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखना चाहूंगा कि हाउ डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है तो असल में गैस के प्रेशर की बात हो रही है कि हाउ डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए। सही, तो इतना याद रखिएगा भाई कि सबसे पहले आप बताते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अपने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से अपने सवाल का जवाब बताना शुरू किया। फिर आप ये बोलते हो कि भाई दे कोलाइड विद वन अनदर and with the walls of container। इसकी वजह से there is a change in momentum of those molecules। अब क्योंकि AS में आ चुके हो तो मोमेंटम वाली बात इंक्लूड करनी है। Thus there is a change in momentum।
as rate of change of momentum is force. Okay. The force per unit area is the pressure of gas. ये फोर्स पर यूनिट एरिया गैस का प्रेशर। आपने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया। सबसे पहले आपने गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बताई, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। फिर आपने ये बताया कि दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फिर इस कोलिजन की वजह से उनके मोमेंटम में चेंज आ जाता है। फिर आपने ये बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स। फिर आपने ये बोला कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया गैस का प्रेशर होता है। समझ लीजिए यहाँ से ये जो चीजें है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। पहले से कितने बोलते थे कोलिजन होगा, कोलिजन से फोर्स लग जाएगी। फिर अब आप बताते कि कोलिजन होगा जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होती है जिसकी वजह से प्रेशर आता है। थोड़ा सा कान को हाथ घुमा के पकड़ना। तो ये चीज आपके पास गैस के प्रेशर के बारे में बात आ गई। तो जब यहाँ पे हमने गैस के प्रेशर को देख लिया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता क्यों, कि भाई हमारे सराउंडिंग में भी एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस वगैरह और व्हाट नॉट, सब ये मॉलिक्यूल्स हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं, एंड दे आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग विद अस। When these molecules, these trillions and trillions of molecules, when they are colliding with us, they are exerting a force on our body, and that force results in the atmospheric pressure. See, वो force atmospheric pressure जो है वो cause करती है। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, तो ये रहा था मैं आपसे कि भाई अब हम ये देखेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट के साथ इसके अंदर वेरिएशन क्यों होता है। हम ये बात जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे 1 लाख पास्कल होता है। सही, ये आप अपने ध्यान में रखिए कि भाई सिर्फ एट सी लेवल atmospheric pressure is 1.01 exponent 5 pascals. एग्जैक्ट वैल्यू बोलो तो 101,325 पास्कल्स होता है वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हम 101 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स पे भी खुश हैं, इतना काफी हमारे। अब ये बात है कि as we move high up in the elevation, the atmospheric pressure decreases. वो हम बात करते हैं। As we move high up in the elevation, atmospheric pressure decreases. ये बड़ी एक क्रूशियल स्टेटमेंट है। When you high up, atmospheric pressure decreases. There must be a reason for that. Why does it happen? There are two reasons which the examiner wants to know for this reduction in atmospheric pressure. And there are two reasons why this actually happens. That's why he wants to know both the reasons. The first reason is the reduction in density.
हायर एल्टीट्यूड्स पे जाके ग्रेविटी का पुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा हायर एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा थिन है, मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब नहीं हो पाते, काफी सारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो इवेड हो चुका होता है। हमारे तो अर्थ, उसकी ग्रेविटी और उसका स्पिन ऐसा है कि उसने अर्थ के अपने एटमॉस्फेयर को कंटेन कर लिया, मतलब बहुत जितने प्लैनेट्स हैं, मार्स हो गया, मून हो गया, वहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था सही, मून पे तो बिल्कुल नहीं है। उसका रीजन ये है उसकी ग्रेविटी इतनी वीक है कि वो अपने अराउंड का जो एटमॉस्फेयर है वो कंटेन नहीं कर सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस में उड़ के चला। जो पहला रीजन है वो ये है कि एट हायर एल्टिवेशंस या एट हायर एल्टीट्यूड्स the gravity is weak, so the atmosphere is thin, or should I say the density of air is less. So at higher altitude, the density of air is less due to weaker gravitational pull. See, gravitational pull weak होता है, जो weaker gravitational pull. डेंसिटी कम होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, लिहाजा कोलिजन्स कम होगी। जब कोलिजन्स कम होंगी, फोर्स कम लगेगी, रिजल्टिंग इन लेस प्रेशर। यहाँ पे less density means less number of collisions. Hence less atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका गिर जाता है। ये पहला रीजन कि डेंसिटी की वेरिएशन। दूसरा रीजन हमारे पास टेम्परेचर। हायर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड रिड्यूस हो चुकी होती है, स्लो चल रही होती है। स्लो चलते हैं तो वो कम फोर्स के साथ कोलिजन करेंगे, मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा ना इतना, तो they'll exert less force and hence we'll again have less pressure. दूसरा मसला है कि at higher altitudes the temperature of air is less. See, the molecules are moving slower, and exert less force upon collision. Hence, atmospheric pressure decreases. तो ये दो वजूहात सामने आई, टेम्परेचर कम है और दूसरा डेंसिटी कम। दोनों वजूहात की वजह से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रिड्यूस हो चुका है। बात समझ में आई है? कोई सवाल है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, सवाल नहीं है तो फिर आज का लेसन यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल यह है कि हम प्रेशर इन लिक्विड शुरू करेंगे और अब थ्रस्ट में मुकम्मल करवा दूंगा कल, हो सका तो मैनोमीटर वगैरह भी शुरू करवा दूंगा। And then we'll do some past papers on Wednesday and try to complete this pressure and density and pressure. ठीक है भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।